हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा कि हमने क्या करा है, आईटीआई का कोर्स स्टार्ट करा है। ठीक है, जिस पे हम आईटीआई का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर की जो क्लास है वो अलग अलग चल रही है। ठीक है, तो आज जो वीडियो होगी आपकी फर्स्ट ईयर पे होगी, जिसमें आज हम जो स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, उस पर ये वीडियो होगी आपका। जो ये चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर या कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो हम इस बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉयल की बुक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो कैपेसिटर क्या होता है, आपने देखा होगा कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, या देखा भी होगा बहुत जगह ऐसे। इसमें दो प्लेट होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं हम, एक नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। जो क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको स्टोर करता है। ठीक है, और किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में करते हैं। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जहाँ तुम्हारी एनर्जी स्टोर होती है इसके बीच में अंदर। ठीक है, तो भी जो भी आपको कैपेसिटर दिख रहा है वो क्यों यूज़ करते हैं, वो एनर्जी को स्टोर करता है आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडक्टर होता था वो क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता था। ठीक है, जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होता है आपका, ठीक है, दो प्लेट होती हैं, और इन दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है यहाँ बीच में। ठीक है, जिससे क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में क्या हो गया, यानी कोई कांटेक्ट नहीं होता, यानी एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, आपस में इनमें टच नहीं होते, मतलब ये। तो उनके बीच में इंसुलेटिंग पदार्थ बढ़ते हैं। इंसुलेटिंग पदार्थ में आपका क्या हो सकता है, कागज़ हो सकता है, मोम हो सकता है, अब्रक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। ठीक है, पैराफिन, हवा, इनमें से कुछ भी हम इसके बीच में भर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कैपेसिटर में बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में। ठीक है, अभी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट आपकी एल्यूमिनियम की बन सकती है, टीन की बन सकती है, तांबे की बन सकती है। ठीक, तो ये दोनों प्लेटें जो होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। ठीक है, और इसके बीच में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टोर होती है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। काम इसका पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है बीच में। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो ये एक आपका कैपेसिटर का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें क्या है, दो, ये आपकी एक कैपेसिटर है जो यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये जिसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये बीच में स्विच लगा रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये स्टोर कैसे करता है एनर्जी को, ये देखते हैं हम। जब यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो प्लेट होती है पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाती है, ये वाली, और ये वाली नेगेटिव से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तुम्हारा जो पॉजिटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचता है ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव सोर्स से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं नेगेटिव प्लेट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये जो आपकी ये प्लेट होती है पॉजिटिव कैसे हो जाती है, क्योंकि जब कोई मटेरियल होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें कैसे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस प्लेट में क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, और इनमें नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि नेगेटिव बैटरी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्लेट में जाते हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके, ठीक है, जो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, मतलब ये प्लेट में क्या कर रहे हैं, इस प्लेट में स्टोर हो जा रहे हैं। ये प्लेट से, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को पार नहीं होने देता।
ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाते रहते हैं, ठीक है। और ये जो बैटरी होती है आपकी स्टोर हो जाती है। यानी जब क्या होता है इसमें ये प्रोसेस चलता रहता है तो क्या होता है इसके बीच में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। यानी जितनी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उतना का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच में जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो गया इन दो प्लेटों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आपकी एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। ठीक है, और वो आपकी स्टोर हो जाती है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो क्या होता है पॉजिटिव प्लेट से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्लेट पॉजिटिव बन जाती है और यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये बैटरी पूरी नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो ये वाले जो टर्मिनल है कैपेसिटर का ये नेगेटिव हो जाता है पूरा, जिसके कारण क्या होता है इसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, पोटेंशियल जनरेट होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो जो होता है उसमें क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी फॉर्म में क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम क्या करते हैं इस कैपेसिटर को मान लो हम किसी लोड से लगाते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसको जैसे हम किसी लोड से लगाते हैं, मान लो इसको मैंने किसी बल्ब से लगा लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो ये चार्ज स्टोर है वो इसके अंदर फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, क्या ना इस सर्किट से फ्लो होने लग जाता है जितना भी चार्ज स्टोर हुआ, और धीरे धीरे ये जो इसमें ये जो प्लेट पॉजिटिव बनी थी ये जो प्लेट नेगेटिव बनी थी इसके इस चार्ज क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तब आपकी बैटरी क्या हो जाती है डिस्चार्ज हो जाती है। जब इनमें ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ख़त्म हो जाता है पूरा, तो आपकी बैटरी जो हो जाती है डिस्चार्ज हो जाती है, या कैपेसिटर बैटरी नहीं कैपेसिटर जो होता है पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी क्या होती है करंट ऐसे फ्लो होती है इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से ऐसे चलते रहते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यहाँ जितने पॉजिटिव थे वो सब नेगेटिव बन जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं बनते खत्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे जितने भी प्लेट में पॉजिटिव और नेगेटिव बने थे वो सब खत्म हो जाते हैं और क्या हो जाता है आपकी बैटरी जो आपका कंडेंसर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी उसके अंदर का जितना चार्ज हो खत्म हो जाता है। फिर से अगर हमें इसे चार्ज करना है तो फिर से इसको हमें सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। तो ये वर्किंग है आपकी कैपेसिटर की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कैपेसिटेंस। आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब देखते हैं कैपेसिटेंस। अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता, आपने कैपेसिटर पढ़ लिया। तो कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, उसकी क्षमता जो होगी कितना वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है ये कैपेसिटर, वो उसकी क्या हो गया कैपेसिटेंस हो गई। ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसकी बिजली ऊर्जा को भंडारण स्टोर करने की क्षमता को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यानी कूलाम, अभी यानी वोल्टेज। ठीक है, तो ये सी जो होता है कैपेसिटेंस कहलाता है। सी इक्वल टू सी की वैल्यू जो होती है कैपेसिटेंस, तो ये डिपेंड करता है कि कितना क्यू हमने उसको दिया और कितना उसको वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, उन दोनों के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस की, आवेश की जो क्यू होता है आवेश उसकी होती है कूलाम, और वोल्टेज की होती है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक, तो आप जो कैपेसिटेंस होता है आपका ये भी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे, हम इसकी जो यूनिट मैंने बताई कूलाम पर वोल्ट, ठीक है, वो 1 फैरेड बराबर होता है। 1 फैरेड बराबर आपका 1 कूलाम पर वोल्ट होता है, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू 1 रखोगे और वी की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 से 1 कटेगा तो कूलाम पर वोल्ट आ जाएगा। तो 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी माइक्रो फैरेड भी यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरेड भी यूज़ करते हैं, पीको फैरेड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी यूनिट हैं। तो इनको आपको याद करना होगा। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो कैपेसिटर जो आते हैं ज़्यादातर फैराड में उनकी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। तो आपको याद पता होना चाहिए। एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड। एक माइक्रो फैराड बराबर 1 पिको फैराड बराबर होता है 10⁻12 फैराड, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं आपका। तो एक कैपेसिटेंस जो होता है आपका निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कोई भी कैपेसिटर होता है वो कितना एनर्जी को स्टोर करेगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा, वो डिपेंड होता है उसके क्षेत्रफल के, उनके बीच की दूरी के उल्टे अनुपात के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है उनकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। और रिलेटिव परमेबिलिटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी बोल लो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये बन जाता है, जो कैपेसिटर होगा वो सीधे अनुपात में होगा एरिया के, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। यानी जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। और जितना उनके बीच की जो प्लेट होती है उनकी बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो एनर्जी को स्टोर करेगा आपका, ठीक है। और जो उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा था उस पर भी डिपेंड होता है किस प्रकृति का है, ठीक है। और अगर वो कम प्रवृत्ति का है तो जल्दी खराब हो जाएगा, अगर ज़्यादा प्रवृत्ति का है तो वो ज़्यादा स्टोर कर सकता है। रिलेटिव परमेबिलिटी ER पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है और आपकी वायु डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्मूला बनता है C∈0, ठीक है। यानी ये जो परमेबिलिटी होती है वायु में होती है, E0 का मतलब होता है वायु में परमेबिलिटी। ER हो गया आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, और A हो गया क्षेत्रफल, और D हो गया बीच की दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो एक एरिया पे डिपेंड होता है, एक उनकी बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और तीसरा उनकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ कर रखा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो किस तरीके का है, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड होता है। तो ये 4 चीज़ों को आपको याद रखना है, इसको नोट कर लेना अगर आपको ढंग से इसको अगर याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ाया है तो थोड़ी देर बाद आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लेना कहीं पे, ठीक। अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर के टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज दे रखी है कितनी, 250, ठीक है, 250 वोल्ट। और इसके प्लेटों पर क्या है, इलेक्ट्रो पर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है क्यू बराबर 0.0050, ठीक है। और वोल्टेज दे रखा है, तो हमें कैपेसिटर निकालना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे C=Q/V, ठीक है। तो Q और V की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.0002 फैरड, ठीक है। और इसको माइक्रो फैरड में बदलना है, क्योंकि माइक्रो फैरड में बदलना है तो क्या करेंगे 10⁶ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया 20 माइक्रो फैरड आपका, ठीक है। तो ये 20 माइक्रो फैरड बन गया। फैरड में है 10⁶ की मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रो फैरड में बदलने के लिए, ठीक है। इतना याद रखना अपना। तो इसको इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
20 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होता है, सी अपॉन क्यू फॉर्मूला लगाओ, क्यू की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू रखो, उन दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने पर आंसर ये आपका ये आएगा। ठीक है, 0.0002, और उसको ये फैराड में आएगा, इसको माइक्रो फैराड में बदल दो तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 20 माइक्रो फैराड बन जाएगा। ठीक है, 10⁶, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये पीछे चल जाएगा इसके। ठीक है, 6 अंक बाद, तो ये 1 2 3 4 5, 2 तक 5 है, फिर उसके बाद हम एक 0 बढ़ा देंगे, इसे 20 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 मिला के 6 हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसलिए इसका इसका आंसर जो आया 20 आया। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर जो होता है सीरीज में कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज में इस तरीके से जोड़े जाते हैं आपके, जैसे एक कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जो दूसरा कैपेसिटर जुड़ेगा वो उसका जो पॉजिटिव होगा उस वाले के नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, और आगे एक कैपेसिटर जुड़ जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर अगला जुड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सीरीज में क्यों बोलते हैं हम इसे, सीरीज में एक सीरीज में हमें पता है एक के बाद एक जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जितनी भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे V, वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, मगर यहाँ से जो चार्ज आएगा Q, वो सब में सेम जाएगा, इस वाले में Q सेम जाएगा। जैसे हम सीरीज में रेजिस्टेंस वाले में करंट देखते थे, करंट सब में सेम जाती थी, इसमें आवेश सब में जाएगा, इसमें भी Q जाएगा, इसमें भी Q जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा, क्योंकि सब एक के बाद एक लगे हैं, तो वही Q जाएगा समय, तो इसलिए इससे क्या बोलेंगे, सीरीज। तो सीरीज के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, सीरीज में जो कैपेसिटेंस को जोड़ने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था। ठीक, तो ये सीरीज में जोड़ने का, रेजिस्टेंस में जो हम पैरेलल में जोड़ते तो ये ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, मगर कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और पैरेलल के लिए ये है, एक चीज़ और याद रखना, सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है, जबकि हम रेजिस्टेंस में पढ़ते थे कि पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती थी। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज के लिए अलग है, वो वाला यूज हो रहा है पैरेलल वाला, तो इसलिए यहाँ पे सीरीज में कम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब में सेम वोल्टेज आएगी, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। ठीक है, और जो Q जाएगा वो सब में अलग अलग जाएगा, जो Q होगा यहाँ पे अलग Q जाएगा, इस वाले में अलग Q जाएगा, इसमें अलग Q जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल। जैसे हम उसमें पढ़ते थे रेजिस्टेंस वाले में, तो सब रेजिस्टेंस में अगर अलग अलग करंट जा रहा है तो वो कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब वोल्टेज सब में सेम जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज इसमें सब में V वोल्टेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में जोड़ने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ये आपको याद रखना है, C इक्वल टू होता है C1 + C2 + C3। ठीक है, इतना केवल आपको याद रखना है। अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस जोड़े हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है आपका, इसे नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं तो कम होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो ज़्यादा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हमें कहीं पे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी है तो वहाँ पे हम कैसे कनेक्शन करेंगे, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में ज़्यादा कैपेसिटेंस होता है, ज़्यादा स्टोर करता है। अगर हमें कम करना है तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इसके सिंपल है। ठीक है, क्या है, जैसे 3 4 5 5 तीन कैपेसिटर दे के इन्हें सीरीज में जोड़ना है। ठीक, इनकी क्षमता ज्ञात करो, और पैरेलल में भी जोड़ो, क्षमता ज्ञात करो। तो सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, C1 की जगह 3 रख देंगे, C2 की जगह 4 रख देंगे, C3 की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी देख लिया था, तो इसमें आप सीरीज में इसकी वैल्यू रख दी 3 4 5, तो इनका एलसीएम लेंगे तो सब में क्या करा, इनका एलसीएम 60 आ गया, तो 60 आ गया मतलब इन सबको 60 बना दिया जो नीचे बेस है। तो जो इसका एलसीएम आया 60 आया, तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1/c की वैल्यू आ गई आपकी 47/60। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 60/47। तो ये उल्टा हो जाएगा, नहीं पहले था 47/60। ठीक है, तो ये अब उल्टा हो जाएगा, ये इसने यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये 60/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.276 आ जाएगा आंसर। तो ये सीरीज में आ गया आपका। पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो तीनों को प्लस कर देंगे, 3 4 5 कितना हो गया 12। तो ये पैरेलल में आ गया कैपेसिटेंस, ये सीरीज में आ गया। तो आपको दिख रहा होगा सीरीज में कम हो जाता है, पैरेलल में ज़्यादा हो जाता है, यही उसने वहाँ पे नोट में लिखाया था मैंने। तो पैरेलल में 12 हो जा रहा है और सीरीज में 1 पॉइंट कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा तो पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर की किस्में, यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं तुम्हारे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे फिक्स और वेरिएबल। फिक्स का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है कैपेसिटर की, और वेरिएबल कैपेसिटर जिनकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। तो ये स्थिर कैपेसिटर होते हैं आपके। ठीक है, तो स्थिर कैपेसिटर यानी जो ये कैपेसिटर है, फिर इनको आगे डिवाइड किया, इनको दो भागों में डिवाइड किया स्थिर कैपेसिटर वालों को। ठीक है, ये आए तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड किया हमने किसको, फिक्स कैपेसिटर हमारे दो टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 माइक्रोफैराड से कम के जो होते हैं वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, और 1 माइक्रोफैराड से 1000 माइक्रोफैराड तक आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है पहले। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है वर्किंग वोल्टेज। तो वर्किंग वोल्टेज जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी जहाँ जिस वोल्टेज तक क्या करता है कैपेसिटर काम करता है, वो उसकी वर्किंग वोल्टेज होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हम वोल्टेज देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा या लीक हो जाएगा। ठीक है, उसका डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है बीच में ख़राब हो जाता है, तो उसे हम वर्किंग वोल्टेज बोलते हैं। जहाँ तक कोई कैपेसिटर क्या करता है, जिस वोल्टेज तक कैपेसिटर काम करता है, यानी हमने कोई कैपेसिटर बनाया और वो 100 वोल्ट में काम करता है, तो उसकी 100 वोल्ट जो उसकी इसकी वर्किंग वोल्टेज हो गया। अगर 100 से ज़्यादा देंगे, 102 103, तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो 100 उसकी क्या हो जाएगी, वर्किंग वोल्टेज हो जाएगी। अब जो हमने कैपेसिटर है वो अलग अलग टाइप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होते हैं उनके बीच में जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं ना, उन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो उन्हीं नाम पे इन कैपेसिटरों के नाम भी पड़ते हैं। तो जैसा आपको पहला होगा पेपर कैपेसिटर, तो पेपर कैपेसिटर से पता चल रहा है कि जो दो प्लेट होती है ना, इनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं वो पेपर यूज़ होते हैं। ठीक है, पेपर यूज़ करते हैं। बाकी जो ये प्लेट होती है ये आपकी एल्यूमिनियम या टीन की बनी होती है। ठीक है, और इन प्लेटों को कनेक्ट कर देते हैं कैसे, वायर से। तो इसलिए इसका नाम बन गया पेपर कैपेसिटर। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है इनके बीच में पेपर भरा होगा। ठीक है, और ये जो प्लेट होती है एल्यूमिनियम या टिन की बनी होती है, इसलिए इसका नाम पेपर कैपेसिटर हो गया। जो 600 वोल्ट तक की क्षमता के बनते हैं आपके। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी होती है 0.001 माइक्रोफैराड से 1 माइक्रोफैराड तक। ठीक है, और 1600 वोल्ट तक की वोल्टेज सहन कर सकते हैं, यानी इनकी वर्किंग वोल्टेज जो है 1600 वोल्ट तक है। ठीक, कब, जब अगर हम कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, माइलर पेपर। माइलर पेपर यूज़ करते हैं तो 1600 वोल्ट तक इसकी क्षमता हो जाती है। ठीक है,
तो ये आपका जो है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, पेपर कैपेसिटर का डायग्राम है, ठीक है। ये इसमें ऊपर और नीचे जो है एल्यूमिनियम की जो प्लेट होती है वो यूज़ कर रखी है और बीच में पेपर यूज़ कर रखा है, ठीक है। और एक एक जो प्लेट होती है उसको पहली वायर से और दूसरी प्लेट को दूसरी वायर से जोड़ के कनेक्ट कर रखा है। तो ये इसके दो टर्मिनल निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका पेपर कैपेसिटर का डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है माइका कैपेसिटर, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जो कैपेसिटर होता है इसकी दो प्लेटों के बीच में माइका भरा होगा। माइका आपको पता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होता है माइका। तो इनकी दोनों प्लेटों के बीच में माइका जो पदार्थ है वो भरा होता है, ठीक है। तो ये भरा होगा और इसकी जो कैपेसिटी है 500 माइक्रोफैराड से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के सर्किटों में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और वर्किंग वोल्टेज कितनी है इसकी, 600 वोल्ट। तो इतना आपको याद रखना है इसमें। अगला आता है सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक जैसे नाम से पता चल रहा है, अब इन प्लेटों के बीच में क्या यूज़ करेंगे, सिरेमिक मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सिरेमिक कैपेसिटर बन गया। तो सिरेमिक क्या होती है, एक डिस्क टाइप की होती है, बेलनाकार, ठीक है। तो उसके बीच में ये भरा जाता है आपका क्या, सिरेमिक मटेरियल, जैसे आपका मैग्नीशिया, टॉल्क, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या बेरियम टाइटेनेट आदि भरा होता है, ठीक है। ये सब क्या है, सिरेमिक मटेरियल है। तो ये सब भरा, इनमें से कोई सा भी भरा होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिरेमिक कैपेसिटर आपका इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 माइक्रोफैराड से 0.05 माइक्रोफैराड तक आते हैं, ठीक है। और इसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है, कितना वोल्ट तक सहन कर सकता है, तो 10,000 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है आपका, ठीक। और यूज़ कहाँ करते हैं इसका भी, हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पे होती है, हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी के आते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला आता है एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर में आपको पता चल गया, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगी, एयर होगी, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए एयर कैपेसिटर बन गया। तो ये बहुत कम कैपेसिटी के बनते हैं, यानी 500 माइक्रोफैराड तक के बनते हैं आपके। और ये हाई वोल्टेज पे आपके काम कर सकते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं ट्यूनिंग सर्किटों में इसका प्रयोग करते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है एयर कैपेसिटर में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट करके इसको याद कर लेना इसमें, ठीक है। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है, बस आपको इसमें याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अभी हमने एयर कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है। तो एयर कैपेसिटर जो होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी उसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्थिर में नहीं आता है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है, उसके कुछ और भाग है, जैसे गैंग कैपेसिटर हो गया, पैडर कैपेसिटर हो गया, ट्रिमर कैपेसिटर हो गया। इन सब को क्या कर सकते हैं हम, इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें तो एक स्टेटर होता है जो स्थिर पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है रोटर। तो रोटर को घुमा के इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उस कैपेसिटर को बोलते हैं हम गैंग कैपेसिटर, जो 25 माइक्रोफैराड से 500 माइक्रोफैराड के तक आते हैं। दूसरा आता है पैडर। पैडर की कैपेसिटी होती है, जो इसकी कैपेसिटी को हम इतने तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 0.600 माइक्रो पिको फैट तक इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, इसमें एक पेंच होता है, पेंच की सहायता से यानी इसको घुमा के क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिमर। ट्रिमर भी आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसकी वैल्यू को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें भी एक पेंच होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम 50 यानी 0.50 माइक्रोफैराड तक बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आएंगे, वेरिएबल कैपेसिटर में आ गया आपके, एयर कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर, पैडल कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके वेरिएबल कैपेसिटर हैं, जिनका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ट्रिमर कैपेसिटर हो गया, 2 गैंग कंडेंसर हो गया, और ये पैडल कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके पेंच लगे होंगे, ठीक है। इसमें पेंच की सहायता से करते हैं, इसमें ये जो रोटर होता है घूमने वाला भाग, उससे इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इसको पढ़ते हैं हम।
तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी इस जो कैपेसिटर है इसमें दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा सॉल्यूशन यानी घोल भरा होता है, और वो घोल होता है आपका अमोनियम बोरेट या सोडियम फॉस्फेट का घोल होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ नहीं करते, जैसे कागज़ हो गया, माइका हो गया, आपका एयर यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और ये जो प्लेट होती है इसकी एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, तो एक एक प्लेट में इसमें क्या है कि ऑक्साइड की लेयर होती है। तो जैसा आपको क्या है नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो यानी इस जो ये कैपेसिटर होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ठीक है, इसमें जो दो प्लेट होती है एल्यूमिनियम की होती हैं दोनों, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन भरते हैं किसका, अमोनियम बोरेट और सोडियम फॉस्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं, घोल। ठीक है, इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरते, जैसे एयर, माइका या पेपर, ये चीज़ें नहीं भरते हैं, सॉल्यूशन भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें जो ये एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, एक में क्या है कि ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना, तो इनकी कैपेसिटी अधिक होती है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, 1000 माइक्रोफैराड तक आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी हाई कैपेसिटी के लिए यूज़ होते हैं और ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके ये। ठीक है, और ये याद रखना ये डीसी में केवल यूज़ होते हैं, एसी सप्लाई में यूज़ नहीं करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी होती है सेम होती, फिक्स होती है, तो पोलैरिटी फिक्स होती है, तो इसलिए इसको हमेशा डीसी में यूज़ करते हैं, एसी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि घोल जो है उसकी पोलैरिटी हमेशा सेम रहेगी, तो इसलिए हम इसको एसी में यूज़ नहीं कर सकते, डीसी में ये केवल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। बाकी ये कैपेसिटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ट्यूबलाइट होती है तो उसका पावर फैक्टर हमें बढ़ाना है, तो वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, या फैन में कैपेसिटर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए भी आपका कैपेसिटर यूज़ होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमने आज कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू।